वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम ब्रदरहुड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आज हम अपना ट्रैक बदल रहे हैं। आज हम थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। जो कंट्री नेशन टू नेशन जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में, कि डिप्लोमेसी किसको कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं, और उससे एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे खुद के देश हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान और चाइना यानी साइनो इंडो इंडियन रिलेशनशिप पे, कि कैसा हमारा पास्ट में रिलेशंस रहा है, हमारा एंशियंट टाइम में आज़ादी से पहले हमारा कैसा इंडिया और चाइना से रिलेशन था, जब अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी, जब कॉलोनियलिज्म जब यहाँ पे था, और आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें आईं और जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे हमारे चाइना से, और ट्रेड रिलेशंस भी थे जो चाइना से और इंडिया का, तो हम उस पर आज बहुत ही मतलब एक थोड़े से वक्त में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप है। कि क्योंकि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप हम इसलिए टॉपिक लेके आए हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले चाइना और इंडिया की जो कशमकश थी बॉर्डर पे, जो स्कर्मिशिंग हो रही थी वहाँ पे आर्मीज दो फौजों के बीच में, और हमारे जवान शहीद हुए थे। तो हमने देखा था कि हमारी जो कहीं ना कहीं हमारी एक डिप्लोमेसी का हम जो है एक कह ले कि ये अपना खुद का मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हमारा डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं फेल्योर था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काशिफ कमाल, जो कि फॉर्मर स्टूडेंट हैं। इन्होंने वहाँ से पीजी किया, यूजी की ग्रेजुएशन किया और वहाँ से पीजी किया है। तो मैं आज इनसे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कंट्री टू कंट्री होती है उस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम काशिफ कमाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और हमें वक्त दिया, और हमारे व्यूवर्स को आप बताने के लिए रेडी हुए कि ये डिप्लोमेसी क्या है और इंडिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप है। तो आप क्या मेरे व्यूवर्स को थोड़ा इस पे एक्सप्लेन करेंगे? पहले तो हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज़र नवाजी का मौका दिया। शुक्रिया। पहले तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा और चाइना के रिलेशंस का बैकग्राउंड क्या रहा है। जी। आप आज से कबल आज़ादी के वक्त पे जाइए, जी। जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, उससे पहले आप थोड़ा वक्त पीछे चले जाएं, तो आप जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप ये इन चीज़ों को पाएंगे कि चाइना के हालात बहुत पहले से ही बहुत सही नहीं रहे। आज जिस मतलब मुकाम पे चाइना पहुंचा हुआ है, वहाँ के लोगों ने अपने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, जो कि शायद आज़ादी के बाद हमारे कंट्री में कहीं ना नहीं देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा हम लोग इसके लिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं और हम लोग देखेंगे। आपको याद होगा कि चंगेज खान नाम के एक रूलर बहुत फेमस हुए थे, जो मंगोलिया के रूलर थे। तो मंगोलिया तो मैक्सिमम जो पार्ट्स थे चाइना के वो उन्हीं के अंडर में थे, वहीं के रूलर थे। तो उन्होंने संपत्ति, उनके अंदर जो है संपत्ति, इसको आप कह सकते हैं वेल्थ बटोरने की उनके अंदर इतनी चाह थी कि उन्होंने कितनी दफा इंडिया पे भी अटैक किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार बता रहा हूँ। वो तो जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार चलना चाहूंगा। मैं थोड़ा सिलसिलेवार बताना चाहूंगा, बहुत ही छोटी बात है। तो जब उन्होंने इंडिया पे भी अटैक किया तो उस वक्त इंडिया की पोजीशन बहुत ही अच्छी हुई करती थी, यहाँ के रूलर्स बहुत मजबूत थे। बट जो चाइना में जो बाकी और सब भी प्रोविंस थी, जैसे कि आज की डेट में तिब्बत हो गया, आपका शंघाई हो गया, तो ये सब प्रोविंस बहुत ही कमजोर होते थे। तो उन्होंने यहाँ से वेल्थ लूटी, ले गए। और एक वक्त ऐसा भी था चाइना में, आज से 100 साल पहले, कि वहाँ के लोग इतने गरीब थे कि कुछ भी गरीबी का एक ऐसा दौर उन्होंने देखा है कि कुछ भी खाने के लिए वो मजबूर थे। शायद आज जिस वजह से चाइना बदनाम है कि यहाँ के लोग कुछ भी खा लेते हैं। आपने हाल में न्यूज में सुना होगा कि चाइना वाले मगरमच्छ खा लेते हैं, छिपकली खा लेते हैं, वेरियस तरह की चीजें खा लेते हैं। अभी हाल ही में कोविड-19 का बहुत बड़ा इशू आया, आप तो उससे बखूबी वाकिफ हैं। तो कोविड-19 के इशू को भी लेके बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की कि इसमें चाइना वालों का रोल, ये सारी चीजें खा जाते हैं इससे। तो नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आप जाइएगा तो अगर किसी की आप नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं तो किसी पॉजिटिव पॉइंट को भी देखिए। उन्होंने एक लंबे वक्त तक वो गरीबी देखी है। तो जैसा लोग कहते हैं कि चीजें खानदानी हो जाती हैं, तो वो चीजें उनकी खून में चली आ रही है, उनकी नस्लों में चली आ रही है खाने की। तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। तो चाइना ने जो है 1950 के बाद
जो अपनी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो पार्टी आज वहाँ रूल में है, जी जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई जी उसके बाद इन्होंने अपनी पॉलिसी वर्ल्ड की तरफ बदल ली। अब इन्होंने दो चीजों को साथ लेकर चलना चाहा, एक तो सोशलिज्म, वन पार्टी रूल था सोशलिज्म, और दूसरा कि सोशलिज्म के साथ हम ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करेंगे। पूरे वर्ल्ड के जो बाजार है उसको अपने लिए ओपन कर दिया चाइना ने, और जब वर्ल्ड का बाजार चाइना के लिए ओपन हो गया तो चाइना में चूंकि उस वक्त सबसे बड़ी आबादी रहती थी, हमारे इंडिया की भी आबादी उस जमाने में उतनी नहीं थी, तो उस वक्त में कोई फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम भी नहीं था चाइना का, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी मल्टीनेशनल, उनको वहां वो पोटेंशियल दिखने लगा जो उनको एक बड़ा प्रॉफिट दिला सकता था। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ग्लोबलाइजेशन के मेथड को एक्सेप्ट करने के बाद चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की। आप कहीं भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एक बड़ा तबका कॉर्पोरेट जगत का अपना इन्वेस्टमेंट चाइना में करता है। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड की कोई भी ऐसी एक कंपनी जिसका एक ब्रांच चाइना में नहीं हो। हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ के जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी भी 2 ब्रांचेस चाइना में है। हालांकि हमारा बिजनेस स्टेट बैंक का बहुत बड़ा है हमारे कंट्री में, बट आप सोच लीजिए कि क्या पैमाना है वहाँ बिजनेस के लेवल का। बट हाल के दिनों में जब हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन पे चलते हैं, हाल के दिनों में जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन, ऐसा नहीं है कि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सिर्फ चाइना के साथ बने बिगड़े हैं। आप चीजों को गौर करेंगे, श्रीलंका के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उतने सही नहीं है, यहाँ तक कि नेपाल, जिसको आप शुरू से आप नेपाल हम लोगों को, इंडिया को अपना बड़ा भाई मानते हुए आता है, उससे भी हमारे हाल में रिलेशन काला पानी इशू को लेके बिगड़े, क्योंकि इंडिया ने वहाँ रोड कंस्ट्रक्ट का काम शुरू कर दिया। अच्छा, आप अगर चले जाइए पाकिस्तान से तो हमारे टर्म्स खानदानी ही रहे हैं। बिल्कुल, आप तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल एक छोटा सा इशू हुआ है, इंडिया छोटा क्या आप उसको बड़ा ही कह लीजिए, एक छाबर पोर्ट है ईरान में, आपने नाम सुना होगा छाबर पोर्ट। छाबर पोर्ट से जिहादिन रेल लाइन का प्रोजेक्ट इंडिया की पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, इरकॉन लिमिटेड के पास था। तो इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने में इंडिया ने थोड़ा वक्त डिले कर दिया, तो अचानक से ईरान ने ये कहते हुए इंडिया से प्रोजेक्ट वापस ले लिया कि साहब अब तो हम आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देंगे, और मुझे इसके लिए जो एक्स्ट्रा फंडिंग चाहिए थी वो हमको चाइना 400 करोड़ यूएस डॉलर में दे रहा है। तो अब देखिए इसका जो मेरिट और डिमेरिट क्या होता है। हमारे पास सेंट्रल एशिया में जो हमारा बाजार है, हमारी मार्केट है, हम सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि जो 45% कश्मीर है पीओके, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हमें रास्ता देगा नहीं। अच्छा, जो अफगानिस्तान से हमारे ट्रक्स आते हैं सारा माल और सामान लेके, वो वाघा बॉर्डर तक तो आते हैं सामान लेके सेंट्रल एशिया से जो बिजनेस होता है, लेकिन वापस में पाकिस्तान उन्हें परमिशन नहीं देता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ उसके लिए हमने 2015 की एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि 1500 किलोमीटर ये चाबहार पोर्ट की जहाँ तक आपने बात की, तो अफगानिस्तान को हमने जो है वीट गेहूं जो है हमने 70,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को दिया। चूँकि अफगानिस्तान, अगर हमारे रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे होते और कश्मीर को लेकर के हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं होता, तो हमने जो 1500 किलोमीटर का जो ये किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है वो हमें तय नहीं करना पड़ता। हम कम खर्च में अपना जो एक्सपेंडिचर है और अच्छे रिलेशन अफगानिस्तान से के साथ, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये चाइना जो है अपना ट्रेड बढ़ा के, हम ये देखते हैं कि जहाँ जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है चाइना की, वहाँ पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बहुत ही स्मूथली मतलब काम करती है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम देखते हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन का, जब हम देखते हैं, हम जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, ये वर्ल्ड को मतलब मसूद अजहर को हम टेररिस्ट मतलब प्रोक्लेम करने के लिए, तो चाइना वहाँ पे जो है हमारे अगेंस्ट है, खड़ा हो जाता है, और फिर वो कभी पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है, और कभी हम जो देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा जो एक दोनों सरकारों के बीच का एक रिलेशंस है वो क्यों नहीं मतलब मेंटेन हो पा रहा है? इस पर कुछ आप। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा था जी। अब मैं बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे मैप है, मैं आपको मैं मैप के थ्रू बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है जी सकते हैं। यहाँ पे एक मैप है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया यहाँ से छाबर पोर्ट के थ्रू जो है ईरान में आएगा,
छाबर पोर्ट के थ्रू ईरान में आएगा, और छाबर पोर्ट से जियादिन तक जो यहाँ पे शहर है, यहाँ तक रेल लाइन बिछाने का काम था, जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की इरकॉन कंपनी लिमिटेड के पास था। यहाँ से जब ये हमारी रेल लाइन बिछ जाती तो ईरान के साथ हमारे बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते, और हम यहाँ से सेंट्रल एशिया में, अभी आपने जिक्र किया कि 1500 किलोमीटर हम लोग घूम कर जाते हैं, तो यहाँ से लगभग हम लोग 800 किलोमीटर के ही इंटरवल में हम लोग सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपकी बात को इसलिए मैप के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे में है, तो इसकी जो है इसका थोड़ा बहुत बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। क्योंकि ये अभी हमारे कब्जे में नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल एशिया पे अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़ा जो बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव वर्क है वो हमारा पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हमें ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो है कुछ पर्सनल रिलेशंस के चलते ईरान से भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन डिस्टर्ब हो गए। अब देखिए, अब आपने पूछा कि क्या बात है कि सारी स्मूथली चीजें चाइना के फेवर में आ रही है। देखिए यहाँ आप नीचे चले आइएगा श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आप देखिए कोलंबो के पास जो पोर्ट है, हार्बर पोर्ट जिसको कहते हैं, जहाँ सब समुद्री जहाज उतरते हैं और सारे मतलब बड़े बड़े कंट्री से इनका बिजनेस होता है, बड़े बड़े कार्गोज में माल लाए जाते हैं, तो उसको चाइना ने आपको 10 साल के लीज पे ले लिया। मलेशिया में बहुत सारे पोर्ट को उसने लीज पे ले लिया है। गवादर पोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको भी चाइना ने लीज पे ले लिया है। और बिल्कुल जो कहते हैं ना कि मुंह मांगी कीमत, बिल्कुल मुंह मांगी कीमत देते हुए उन लोगों ने लीज पे लिया है चाइना ने। तो इससे क्या हुआ कि इनडायरेक्टली जो चाइना का अप्रोच हो गया वो इंडियन ओशन और अरबियन ओशन पे हो गया। आप नीचे से आइए, आप नीचे से आइए। तो इस तरह से चाइना ने इंडियन ओशन को इनडायरेक्टली घेर लिया है इंडिया को। ना आप बिजनेस कर पाइएगा और ना आप अपना बिजनेस फैला पाइएगा। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्यों बिल्कुल दुश्मनी के लहजे में चाइना हमसे बात कर रहा है? क्या हुआ ऐसा? क्या ऐसी क्या चीज है जिससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए? आप थोड़ा पीछे चले जाइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशू से हट के बात करते हैं हम लोग। आप 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह का एरा था, आप उसमें थोड़ा देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे थे, रशिया के साथ भी अच्छे थे, चाइना के साथ भी अच्छे थे। जबकि चाइना उस वक्त भी जो है अगला वर्ल्ड पावर बनने की स्थिति में था, वो उभर रहा था धीरे धीरे, लेकिन हमारे रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करने में फेल रहे हैं। इनसे मतलब जब आप अपने पड़ोसी के साथ ही डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाइएगा और आप यहाँ से 3500 किलोमीटर दूर प्रो यूएस रिलेशंस बना रहे हैं, तो आप बनाइए प्रो यूएस रिलेशंस, हमें कोई एतराज नहीं है। बट आपको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वेल एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए जिसको कभी आपके साथ कोई बात हो जाती है, आपकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं हो पा रही है, आपके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो पहले हमारी मदद हमारे नेबरिंग कंट्री करेंगे। जी बिल्कुल। आप समझ रहे हैं बिल्कुल कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि नेबरिंग कंट्री से क्या होता है कि हमें एक, जैसा कि आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों की कहावत कि अगर आपके घर पे कोई मुसीबत पड़ जाए तो पहले पड़ोस वाले मदद के लिए आएंगे, ना कि दूर के रिश्तेदार आएंगे। तो मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि यूएस हमसे बहुत दूर है, जब तक वो मदद के लिए पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी है। मैं एक छोटा सा बस ये एग्जांपल मैं आपको बताया। अब इंडिया चाइना रिलेशंस की बात कीजिए। अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्यों बिगड़ा? क्योंकि हमने जैसे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, तो गलवान में हमने ये कभी सुना कि चाइनीज आर्मी बहुत अंदर तक ट्रूप्स अंदर तक आ गए हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का बयान आया, विदेश मंत्रालय का, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रूटीन चेकअप के लिए चाइनीज ट्रूप्स जो है गलवान वैली के पास हैं। उसके बाद पीएमओ ऑफिस से एक ट्वीट होता है, ये होता है ट्वीट कि चाइना के ट्रूप्स कभी हमारे बॉर्डर्स में थे ही नहीं। फिर हाल में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का फिर ट्वीट आता है कि अब देशपांग के पास, देशपांग एक हमारा इलाका है, आप मैप में देख, यहाँ पे अक्साई चीन के पास है, देशपांग एक इलाका है यहाँ पे मैं उंगली रखे हुआ हूँ, यहाँ पे देशपांग इलाका है, वहां पे अब चाइनीज ट्रूप के वहां पे अब चाइनीज। तो ये देखिए ये क्यों हो रहा है? इससे पहले 62, जब आपको याद होगा कि 62 में जब वॉर हुआ तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। उस वक्त जो हमारे बीच जो ट्रीटीज हुई थी, एग्रीमेंट ट्रीटीज जिसको कहते हैं, टेक्निकल पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको ट्रीटीज कहते हैं, ट्रीटीज कहते हैं। तो अब जो ट्रीटीज उसके बाद कभी आप दोनों कभी कोई कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन 2015 के बाद से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हमारे पॉलिटिकल लीडर की तरफ से निकले, जैसे हम अक्साई चीन को ले लेंगे, हम पीओके को ले लेंगे, लेकिन कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके बदले मेंटेन नहीं किए गए। तो
जो अगला कंट्री उसे ये लगता है कि साहब ये तो ऐसा है कि ये तो सिर्फ हमें इनडायरेक्टली धमका रहे हैं, तो कोई भी, अगर मैं भी आपको इनडायरेक्टली वे में धमकी दूंगा तो आप भी अपनी पहले जो डिफेंस उसको आप मजबूत कीजिएगा। जी जी। तो इसी बहाने चाइना ने क्या किया कि अपने ट्रूप्स की जो उपस्थिति थी वो गालवान वैली में बढ़ा दी, देशपांग में बढ़ा ली, और हाल में भी आपने सुना होगा कि अरुणाचल बॉर्डर पे भी चाइनीज ट्रूप्स देखे गए हैं। मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि मेरी अगली जो अब अगला मेरा जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जो हमारे और चाइना के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे कि हमारा जो ब्लॉकेड है, जो हमारा रास्ता बिजनेस का, वो किसी तरह मतलब एक रास्ता बने, एक बीच का रास्ता बने। क्या आप इस पर क्या मतलब? अब मैं कंक्लूजन में बस थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा हैदर साहब, और एक ही बात में सारी चीजों को कंक्लूड करूंगा कि जो हमें अपने बिजनेस रिलेशंस हैं वो कभी भी किसी कंट्री के साथ जिसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सदियों से अच्छे चले आ रहे हैं उसको खराब नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए, जैसे आपने सुना होगा कि 56 ऐप बैन कर दिए इंडिया ने, ठीक है, तो अगर आपने ऐप बंद किए तो जो लाइफ सपोर्ट मेडिसिन होती हैं इंडिया उसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है चाइना से। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें 68% जो है कच्चा माल। ये पहला पॉइंट हो गया। हमारी जो गवर्नमेंट की एक सबसे बेहतरीन पॉलिसी है मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, उसके लिए जो हमारा 60 से 65% जो आईटी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे उसको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी उस पे भी गवर्नमेंट ने बैन करने का ऑर्डर निकाल दिया है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कि हम जो है चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि दोनों देशों की जो बिजनेस रिलेशन है, डिप्लोमेटिक से थोड़ा हट के हम लोग चलते हैं, बिजनेस रिलेशन खराब हुए, तो गालवान वैली का जो इशू बाहर उठ के आया, तो ये सब इन सब चीजों के होने के बाद आया। आपने 56 ऐप पे बैन लगा दिया हमारी गवर्नमेंट ने। हमने कहा कि हम मेडिकल सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट जो है मेडिसिन को कम इंपोर्ट करेंगे, आईटी प्रोडक्ट को कम इंपोर्ट करेंगे। तो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि सिंगली एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एक इन्वायरमेंटल चेन का आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर हर एक छोटा जानवर बड़ा जानवर छोटे जानवर को नहीं खाएगा तो इन्वायरमेंट की जो एक चेन है वो कभी मेंटेन नहीं होगी। इकोलॉजिकल सिस्टम में जो एक चेन चली आ रही है वो कभी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इसी तरह हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन, अगर हम जो बिजनेस एक जमाने से करते आ रहे हैं, अगर हम उसको एक झटके में खत्म कर देंगे बिना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए हुए जिससे हमारे पास अपना बैकअप हो कि अगर वहां से हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है तो हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम मेक इन इंडिया के तहत दूसरे किन कंट्रीज से क्या चीज इंपोर्ट करेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे जिससे हमारा कंट्री जो है खुद अपने पैरों पे स्टैंड करेगा। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी जो आपने ये बताया कि आप जरा मैप को दिखाएंगे कि जो चाइना का इतना बड़ा इलाका है, ये कोई कम, चाइना का इलाका कम बड़ा नहीं है। इसके बॉर्डर्स लगभग 10 से 12 कंट्री के साथ अटैच होते हैं अदर साहब। उसके बाद भी चाइना का जो सबसे ज्यादा, आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। एक ऐसा रहता है कि आप रसिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं प्योरली, आप दो चार और कंट्री को ले लेते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, तो सारी चीजों पे होते हैं। तो चाइना को शायद ये चीज उतनी नहीं खटकती जितनी सिर्फ प्रो यूएस होना खटक रही है, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि चाइना और यूएस में बहुत बड़ी राइवलरी चल रही है, क्योंकि चाइना सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और यूएस को आप कह सकते हैं जैसे कि पुरानी ये कहावत भी है, जिसका उरूज हुआ उसका जवाल होगा। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं आखिरी में चलते चलते ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ नहीं मेंटेन किए तो आने वाले वक्त में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या हालात हैं जॉब्स वगैरह के, हर आप सर्विस सेक्टर में चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाइए, जहां जहां एफडीआई का इन्वेस्ट है, तो वो चीजें अगर मिसबैलेंस हुई तो आने वाले वक्त में जो देश में जो हालात हैं सही नहीं रहेंगे और हम उस कगार पे पहुंच जाएंगे कि इंटरनल एग्रेशन के साथ जो एक्सटर्नल एग्रेशन हम झेल, उसके साथ हमको इंटरनल एग्रेशन भी बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ेगा, फिर उसका कोई उपाय नहीं निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ कमाल, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को, और इन्होंने एक बताया कि क्या क्या हमारे मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस में क्या क्या कमी है, कौन सा मतलब एक तरह से कह लें कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग दुआ भी करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत ही गुड हो, हम यही कह सकते हैं। और मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरी इस डिस्कशन पे आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल मुस्लिम ब्रदरहुड को सब्सक्राइब कीजिए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।